तो ये था बच्चों बेसिक केमिस्ट्री के जो टर्म्स जो यूज होते हैं क्लास 9th में। अब हम लोग और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें यूज करने हैं। जैसे हम लोग को जो एलिमेंट्स यूज करने हैं उनके सिंबल आप लोग हो सकता है पहले से जानते हो, अब हम सिंबल्स आपको बना के दिखाते हैं। जैसे आपको एलिमेंट से पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर लिख लीजिए सबसे पहले, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो मान्य जो एटॉमिक नंबर होता है, मान लीजिए अगर किसी का एटॉमिक नंबर होता है, वो एक नंबर होता है जैसे 1 2 3 4, और किसी का जैसे एटॉमिक नंबर 2 होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन होंगे। किसी का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 ही प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एटॉमिक नंबर जो भी होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब आपको ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्स जो आपके कोर्स में है उनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक है, वो आपको लर्न करना होता है। और वो लर्न किस तरह से करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। और अभी नहीं, आपको अब जितनी भी पढ़ाई करनी है आगे तक, आपको ये 20 एटॉमिक नंबर्स तक एलिमेंट लर्न होने चाहिए। तो ये हम 20 एटॉमिक नंबर्स तक एलिमेंट आपको हम बना करके देते हैं। आप देखिए, तो 20 एटॉमिक नंबर्स तक एलिमेंट्स हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और उसके बगल में लिखते हैं हम एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखते हैं 1। 1 वाला एटॉमिक नंबर जो होता है उस एलिमेंट का सिंबल होता है हाइड्रोजन। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल बेटा H होता है। और आज के बाद याद रखना होगा कि हाइड्रोजन दिस इज H। हाइड्रोजन के बाद दूसरा एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का। हीलियम, हीलियम वही गैस है जो गुब्बारे में भरी जाती है, और गुब्बारे में गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, हवा से भी हल्की गैस होती है, इसलिए हवा में उड़ने लगता है। तो हीलियम नाम होता है इसका। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तीसरा लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, कैपिटल L स्मॉल i। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई कैपिटल L कैपिटल I लिखता है तो वो गलत है। तो ये लिथियम का सिंबल होता है Li। लिथियम कहाँ यूज होता है? लिथियम यूज होता है जैसे आपका जो इंक पेन है, इंक पेन की निब में वो होती है लिथियम। और लिथियम हमारी धरती पे, हमारी अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट। तो हमारी धरती का सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है, सबसे हल्का मेटल, उसका नाम होता है लिथियम। तो आप इसको स्टार बना के याद रख सकते हैं कि लिथियम इज लाइटेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। हमारी धरती में जो लिथियम होता है वो सबसे ज्यादा एक हल्का मेटल होता है। चौथा एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा, इसका होता है बेरिलियम। इसका नाम होता है बेरिलियम। पांचवा होता है बोरॉन। इस तरह से बेटा तुमको 20 तक एटॉमिक नंबर्स आज मैं लिखवा रहा हूं। ये तुमको अब हर हालत में याद करने पड़ेंगे कि 20 तक एटॉमिक नंबर किस तरह से लिखे गए हैं। और यदि मैं तुमसे अगली क्लास में पूछूं कि बताओ एटॉमिक नंबर 4 कौन से एलिमेंट का होता है, तो आप बताएंगे बेरिलियम का। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। इस तरह से अब बेटा 6 नंबर पे लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन के बाद आता है कार्बन। क्या आता है? कार्बन। कार्बन तो बेटा इतना ज्यादा
इतना फेमस है जिसकी कोई हद नहीं है। कार्बन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। ठीक है, तो हम तुम्हें कार्बन एक्सप्लेन कर देते हैं कि कार्बन किस तरह से होता है। तो बेटा ये तुम्हारे सामने जो कार्बन है, कि कार्बन के बारे में आपने सुना होगा कि कार्बन के दो रूप होते हैं। कार्बन के दो रूप होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। बल्कि इसको हम लोग कार्बन के एलोट्रोप्स भी कहते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब है वो एक ही एलिमेंट से बने हुए, दैट इज कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन का ही एक रूप होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की लीड होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल की लीड होती है। बाय द वे कार्बन क्या है? नॉन मेटल होता है, कार्बन मेटल नहीं है। कार्बन इज नॉन मेटल। और आपको जान की खुशी होगी कि सिर्फ मेटल ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, नॉन मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को फॉलो करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन से बना है, तो ग्रेफाइट भी नॉन मेटल हुआ, तो ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपको याद रखना होगा, दिस इज अ एक्सेप्शन, कि नॉन मेटल वैसे तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। डायमंड क्या होता है बेटा? डायमंड हमारी धरती पे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, और डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट। ये हमारी अर्थ क्रस्ट में, यानी कि पृथ्वी की मिट्टी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो होता है, उसका नाम होता है डायमंड। क्या नाम होता है? डायमंड। तो आज के बाद आपको याद रखना होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है, और ये नॉन मेटल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है डायमंड। ग्रेफाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो कार्बन बहुत ही खतरनाक होता है। तो मैंने आज आपको कार्बन के दो इलेक्ट्रोड बताए, यानी कार्बन की दो वैरायटीज बताई जो आपको दिखती है। कार्बन की तीसरी वैरायटी भी होती है, वो भी आपके कोर्स में, जिसको हम बाद में बताएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर आगे कंटिन्यू करते हैं, और एटॉमिक नंबर लिखते हैं 7। 7 एटॉमिक किसका नंबर होता है? नाइट्रोजन का। तो ये होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन तो आप जानते ही हैं कि हमारे एयर में सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस, जिसका एटमॉस्फेयर में 78% होता है। 78% नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और अगर हम नाइट्रोजन एटम कह रहे हैं मान्या, तो वो सिर्फ N है। लेकिन अगर हम मान्या नाइट्रोजन गैस कह रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल होते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, गैसेस आर ऑलवेज मॉलिक्यूल। और एटम और मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस होता है कि एटम अकेला होता है, लेकिन मॉलिक्यूल कई सारे एटम से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन गैस कहें तो दिस इज 2। अगर हम ऑक्सीजन गैस कहें तो वो होता है O2। ये बेटा होती है गैसेस। ये दो एटम से मिलकर के बनी हुई गैसेस होती हैं, इसलिए हम इनको डाई एटॉमिक गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ये डाई एटॉमिक गैसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है
अप्रोक्स 78%। तो कभी भी बेटा आपसे कोई कहे हाइड्रोजन गैस, तो वो H नहीं होती, गैसेस हमेशा मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपसे कोई गैस कहे हाइड्रोजन गैस, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा दिस इज H2। क्या होती है? H2। हाँ, H2। ठीक, ओके। के बाद नहीं कैसे, ये भी हम तुमको लेटर ऑन बाद में बताएंगे। पहले एलिमेंट सीखो कि एलिमेंट्स के नाम क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। तो बेटा मैंने तुमको 7 तक बताया, 7 के बाद हम तुमको 8 वाला बताते हैं। 8 वाला देखिए, 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो दिस इज ऑक्सीजन। और अभी हमने बताया था कि ऑक्सीजन से एक डायटोमिक गैस बनती है नोन एज O2। O2 क्या है? O2 इज ऑक्सीजन गैस। अगर कोई बोले तो आप समझ लीजिएगा वो O2 के बारे में बोल रहा है। दिस इज डाई एटॉमिक गैस। और अगर आपसे कोई बोले O3, तो ये एक ट्राई एटॉमिक गैस होती है, इसका नाम होता है ओजोन। क्या नाम होता है? ओजोन। ओजोन होता है ट्राई एटॉमिक गैस। और ओजोन के बारे में आपने अपनी एसएसटी में पहले ही पढ़ा होगा कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज होता है ओजोन। और बताया जाता है कि हमारी धरती पर पॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया है, इतना बढ़ गया है पॉल्यूशन, कि ओजोन लीड, जो ओजोन लेयर होती है, जो हमारी धरती को चारों तरफ से कवर करके रखती है, वो ओजोन लेयर फट गई है, डिप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से सन से आने वाली रेस में कई सारी रेस होती है। तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो हमारे स्किन को डायरेक्ट टच करती है ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह से, जिससे हम लोग को स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो आपको ये एसएसटी में पढ़ाया जाता है, बायो में भी किसी ने पढ़ाया होगा आपको जरूर, कि ओजोन जो होती है, ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर को कवर करके रखती है, सन से आने वाली हार्मफुल रेस को हमारे तक नहीं पहुंचने देती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है कि ओजोन लेयर फट जाती है, मतलब डिप्लीट हो जाती है, और सन से आने वाली जो खतरनाक रेस है अल्ट्रावायलेट रेस, वो हमारे स्किन तक पहुंच जाती है और हमें स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। अब कोरोना वायरस की वजह से स्किन कैंसर होने का खतरा कम हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो हम लोग की गाड़ियां है वो पहले से बहुत ही कम चल रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ही कम हो गया है। इसलिए लोग अब कम बीमार हो रहे हैं पहले से, और ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं हो रही है, और कैंसर का भी खतरा कम हो गया है। तो बेटा ये बात थी, और आप याद रखिएगा ओजोन का सिंबल होता है O3। ओजोन गैस होती है, इसका सिंबल होता है O3, और ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2। ठीक है, नेक्स्ट 8 के बाद आता है एटॉमिक नंबर 9। 9 किसका होता है? फ्लोरीन। किसका होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो एक ग्रुप होता है, बिल्कुल फ्लोरीन का ग्रुप आज हम तुमको बता देते हैं, वो तुम एक ही बार में याद रखो, हम तुमको बना करके दे देते हैं, एक साथ तुम ये सारे एलिमेंट्स याद रख सकती हो। ये तुम्हारे लिए बॉक्सा बना करके हम किनारे बना देते हैं। तो यहां पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। ये एलिमेंट्स तुम कलेक्टिवली एक साथ भी याद रख सकती हो। इनको हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। क्या कहते हैं? हैलोजेंस। जैसे अगर तुम्हें याद रखने में दिक्कत हो तो उसका भी हम तुमको तरीका बताते हैं। पहले तुम लिखो फ्लोरीन, फिर लिखो क्लोरीन। तुमने क्लोरीन का नाम सुना है कहीं? क्लोरीन का नहीं सुना है तो क्लोरीन का तो सुना होगा। तुमने सुना होगा, तुमने सुना होगा कि क्लोरीन से जो पानी होता है, पानी को क्लोरिनेटेड किया जाता है। क्लोरिनेटेड करने का मतलब ये है कि क्लोरीन से पानी को साफ किया जाता है। क्लोरीन से पानी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो अगर आपको क्लोरीन देखना हो तो आपके घर में जो रॉड लगी रहती है आरओ के अंदर, उस रॉड में भी क्लोरीन डिप रहता है। तो क्लोरिनेशन करने से जो गंदा पानी है उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ घरों में, कुछ जो घर हैं उनमें जो है आरओ नहीं होता है, तो डॉक्टर कहता है अगर आरओ नहीं है तो पानी को बॉयल करके पियो। तो पानी को बॉयल करके पीते हैं तो भी बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन अब हम लोग ठहरे सुस्त आदमी, इसलिए हम लोग ने आरओ लगा लिया है,
और आरओ लगा के हम लोग क्लोरेटेड पानी आराम से पी लेते हैं। और क्लोरेटेड पानी थोड़ा सा कड़वा हो जाता है कभी कभी, इसलिए आरओ का पानी थोड़ा सा कड़वा भी लगता है। इसके अलावा जो गांव वगैरह है, जैसे मान लो तुम भीतर गांव में या बस्ती में या बिकरू में कहीं भी चले जाएंगे, तो वहां पे आरओ वगैरह नहीं लगे रहते हैं गांव में। गांव में पानी को साफ करने के लिए वो एक देशी टेक्निक यूज करते हैं। वो पानी में डाल देते हैं फिटकरी। क्या डाल देते हैं? फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी। वो पानी में फिटकरी डाल देते हैं। अगर तुमने फिटकरी कभी नहीं देखी है तो आज मम्मी से पूछना, तुम्हारी किचन में फिटकरी जरूर रखी होगी। जो फिटकरी होती है उसको इंग्लिश में एलम कहते हैं, एलम। तो जो फिटकरी होती है, तो गांव वाले पानी में फिटकरी डाल देते हैं, जिससे पानी उनका थोड़ा बहुत तो साफ हो ही जाता है। तो गांव वाले फिटकरी डालते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ती होती है। हम लोग शहर वाले हैं, हम लोग क्लोरीन डालते हैं, ये थोड़ी महंगी होती है और पानी ज्यादा साफ कर देती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर उसके नीचे होता है ब्रोमीन। ये सब सिंबल एक साथ एक ही ग्रुप में बनते हैं। और ये होता है आयोडीन, और इसका नाम होता है एटमियम, एटमियम। और अगर तुम इसको न याद रख पाओ तो उसका एक शॉर्टकट भी होता है। फ्लोरीन का मतलब होता है फिर, फ्लोरीन का मतलब होता है फिर, क्लोरीन का मतलब होता है कल, और ब्रोमीन का मतलब होता है बाहर, और आई का मतलब होता है आई, एटी का मतलब होता है अंटी। तो इसका मतलब हुआ फिर कल, बाहर आई, अंटी। इससे तुम याद रख सकती हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडियम, एटमियम। फिर कल, बाहर आई, अंटी। ठीक। तो 9 के बाद जो बेटा 10 एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? नियॉन का। तो तुमने बेटा कहीं पे नियॉन देखी है आज तक? यस सर। कहाँ पे देखी है? सर नहीं देखी नहीं देखी? अच्छा, हम तुमको बताते हैं नियॉन कहाँ होती है। बेटा नियॉन जो होती है ये इनर्ट गैस होती है। कैसी गैस होती है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब ये एक स्टेबल गैस होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो बेटा जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती है, तो कभी कभी ट्यूबलाइट टूट जाती है तो भम से आवाज आती है। उसी तरीके से बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, सीएफएल होती है, इन सब के अंदर गैसेस भरी होती है। वो गैसेस इनर्ट गैसेस भरी जाती है। जैसे नियॉन क्यों भरी जाती है? ताकि ये किसी से रिएक्ट ना करे। तुम कहोगे सर गैस भरने का फिर फायदा क्या हुआ? बेटा इन इनर्ट गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये चमक पैदा करती है। क्या पैदा करती है? चमक, फ्लोरोसेंस क्रिएट करती है, व्हाइट लाइट बहुत अच्छी मात्रा में पैदा करती है। इसलिए हम लोग इनको यूज करते हैं। इसका नाम होता है नियॉन। तो नियॉन कहाँ यूज होता है? बल्ब में, सीएफएल में, लाइट्स में। इसके अंदर ये गैसेस भरी जाती हैं और ये किसी से रिएक्ट तो करती नहीं है, और बल्कि गर्म होने पर चमक पैदा करती है। इसलिए हम इनको यूज करते हैं। ये है नियॉन का काम। नियॉन। नियॉन के बाद 11 नंबर। 11 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम बिना इसके नहीं जी सकती। इसका नाम होता है कॉमन सॉल्ट। नाम होता है कॉमन सॉल्ट। हिंदी में कहते हैं साधारण नमक, टाटा नमक, शुद्ध नमक, NaCl। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। और अभी हमने बताया था कि 11 नंबर किसका होता है? सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल a। दिस इज सोडियम। मजे की बात यह है कि तुमने जितने भी सिंबल लिखे हैं, जैसे फ्लोरीन तो F होगा, नियॉन उसमें N जरूर होगा, ऑक्सीजन O जरूर होगा, लेकिन सोडियम एक ऐसा सिंबल है जिसमें S है ही नहीं। इसलिए लोग ज्यादातर इसको गलत बताते हैं। किसी से पूछो कि सोडियम का सिंबल, तो कहेगा S होता है, जबकि सोडियम का सिंबल होता है Na। क्या होता है? Na। तो सोडियम क्या होता है? साधारण नमक, शुद्ध नमक। इस नमक के बिना जीवन मुश्किल है। चीनी भले ना हो, लेकिन जीवन में नमक जरूर होना चाहिए, वरना हम लोग खाना खा ही नहीं पाएंगे। ना आलू, ना चावल, ना दाल,
हर चीज में नमक पड़ता है, ठीक है। ओके, चीनी नहीं होगी तो क्या होगा? तो सर चीनी के तो दूसरे फॉर्म्स भी तो आते हैं, चीनी नहीं होगी तो हम पपीता खा लेंगे, तो मीठा मीठा हो गया। चीनी को रिप्लेस किया जा सकता है लेकिन नमक को जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सर नमक आता कहाँ से है? नमक नमक नेचुरल होता है, ये समुद्र से पैदा होता है। जब समुद्र में एक सीजन चलता है, टाइड्स पैदा होती हैं जब समुद्र में, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, जिसको हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। हाई टाइड्स, लो टाइड्स जब क्रिएट होती हैं समुद्र में, तो ये नमक ले करके आती हैं अपने साथ। इसलिए तुमने सुना होगा कि मुंबई में बारिश हुई, पूरा मुंबई भर गया। क्यों बारिश हुई? क्योंकि वहां पे समुद्र नजदीक है और वहां पे हाई टाइड पैदा होती है। हाई टाइड का मतलब लहरें बहुत तेजी से आती हैं। जब लहरें तेजी से आती हैं तो वो समुद्र के अंदर से नमक लेके आती है अपने साथ। तो जैसे तुम गोवा में जाओगी, वहां पे कोलंगुट बीच है, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं। जैसे ही जाओगी वहां पे लोग देखना खेल रहे होंगे, वो नमक पे ही खेल रहे होंगे, वहां चारों तरफ नमक ही नमक होता है गोवा में। तो गोवा से नमक आता है। नमक इतना ज्यादा मात्रा में हमारे देश में जो खत्म नहीं होता है। हम लोग जो टाटा नमक लेते हैं वो मात्र 20 रुपए का पैकेट होता है, 20 रुपए किलो, 1 kg ओनली 20 रुपीज। पतंजलि का लेंगे तो 1 kg ओनली 15 रुपीज। तो आज के बाद ध्यान रखना होगा कि नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग फिर से लिखते हैं NaCl। दिस इज नमक। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल M स्मॉल g। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज क्या है हम तुमको बाद में बताएंगे। 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का। तुम कहोगे सर एल्यूमिनियम की तारें होती हैं? यस, एल्यूमिनियम की तारें होती हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, ठीक है ना, इसकी तारें यूज होती हैं। उसके बाद 13 के बाद एटॉमिक नंबर लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं और लिखते हैं 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। तो 14 जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिलिकॉन का होता है। SI सिलिकॉन, कैपिटल S स्मॉल i सिलिकॉन। 15 एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का। तो मान्या तुमने कहीं फास्फोरस देखा? ये तो देखा ही होगा, फास्फोरस। मान्या तुमने कहीं फास्फोरस देखा है बेटा? सर कहाँ पे यूज होता है? अच्छा, फास्फोरस बेटा यूज होता है जब हम लोग माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली जो होती है उसके आगे फास्फोरस लगा रहता है, ठीक है ना। फास्फोरस 3 तरह का होता है, एक ब्लैक फास्फोरस, एक व्हाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस। तो हम लोग के घरों में ब्लैक फास्फोरस हमेशा मौजूद रहता है और माचिस की तीली के आगे जो काला काला होता है वही होता है फास्फोरस। 16 नंबर सल्फर। किसका है? सल्फर। सल्फर जो होता है बेटा यूज होता है दवाइयों में। दवाइयां उसमें सल्फर जरूर होगा, बिना उसके यूज नहीं हो पाएगा। 16 17 सल्फर के बाद होता है क्लोरीन। आ गया बेटा, क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l, कैपिटल C स्मॉल l। इसका नाम होता है क्लोरीन। 18 एटॉमिक नंबर होता है ऑर्गन। ऑर्गन 19 होता है पोटेशियम का। तुम सोचो कि पोटेशियम का सिंबल P है, लेकिन पोटेशियम का सिंबल होता है K। 20 ये बेटा पोटेशियम और कैल्शियम जो अब हम लिखने जा रहे हैं। पोटेशियम और कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हम लोग जल्दी गिर जाएंगे, जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। तो कैल्शियम नाम होता है इसका, कैल्शियम। तो बेटा ये 20 तक एटॉमिक नंबर है और मैंने आपको लिख के बताया
कि हर एलिमेंट का क्या सिंबल है। ये आपको जरूर याद रखना होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एलिमेंट का क्या सिंबल है, उसको कैसे याद रखेंगे हम, बिल्कुल आपको ये याद रखना होगा। तो ये है बेटा। और आपने ये भी जाना कि जो कार्बन होते हैं उसके दो रूप होते हैं, रूप एक रंग अनेक। रूप एक रंग अनेक, कार्बन के दो रूप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन नॉन मेटल होता है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें बेटा जो इनर्ट गैसेस थी वो तुमको हम अलग से हाईलाइट और फिर से कर देते हैं, ग्रीन कलर से लिख देते हैं। ये हीलियम, ये एक इनर्ट गैसेस होती है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। गुब्बारे में भर दो, गुब्बारा ऊपर उड़ जाएगा। नियॉन, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करती। ऑर्गन, ये भी इनर्ट गैसेस होती है, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो हम ब्रैकेट में सबके इनर्ट इनर्ट लिख देते हैं, इससे तुम्हें याद रहेगा इनर्ट। और ये लास्ट ऑर्गन, ये भी होता है इनर्ट। तो बेटा ये इनर्ट गैसेस होती है। तो इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैसेस को हम लोग नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। इनर्ट गैसेस इज आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। तो मैं अलग से लिख देता हूं, इनर्ट गैसेस is also known as noble gases। क्या होती हैं? noble gases होती है। तो बेटा ये आपको याद रखना होगा। तो ठीक है, आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं अभी। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको याद रखने होंगे हर अलग पे, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। ओके मान्या, मान्या एक नेक्स्ट टर्म है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो बेटा तुम्हारा जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो वहां से आता है। और सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का नाम है उसका इज मैटर अराउंड स्प्योर। तो सबसे पहले बेटा हम तुमसे एक टर्म पूछना चाहते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अब आपके सामने एक टर्म है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? So जैसे if we take salt ओके चलिए हम आपको बताते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। कोई बात नहीं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है जरा समझ लो। तो सबसे पहले आप ये समझिए, हिंदी भाषा में आप समझ लीजिए, इंग्लिश में तुरंत बन जाता है। 100 ग्राम पानी में, यानी पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। पानी को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जो हमारा वाटर होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। फिर से सुन लो, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मतलब the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent is known as solubility of solution। कितनी आसान डेफिनेशन है। बस एक इसमें लफड़ा है जो याद रखने का, वो क्या है? 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम। तो मान्य तुमने, हाँ बेटा, जरूरी होता है कि खाली 100 ही हो? हाँ जरूरी है, तभी तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बनी है, 100 ही होगा। जैसे अगर हम पूछें कि मान्या क्या तुमने 100 ग्राम फोर्स को कभी महसूस, सॉरी एक सेकंड, हाँ मान्या फिर से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी 1 न्यूटन फोर्स को महसूस किया है? व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स? नहीं सर, कभी महसूस नहीं किया, लेकिन न्यूटन तो तुमने बहुत बार सुना है कि न्यूटन जो है फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, लेकिन तुमने न्यूटन को कभी महसूस नहीं किया। तो आज हम तुमको बताते हैं न्यूटन को कैसे महसूस करो। तो आज याद रखना कि कल जो है तुम सब्जी वाले से 100 ग्राम धनिया लेना या 100 ग्राम आलू लेना, जो भी 100 ग्राम लोगी वही बेटा 1 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स। जो 1 न्यूटन होता है
वो 100 ग्राम के इक्वल होता है। 100 ग्राम तुम कुछ भी ले आना उससे तो समझ लेना वो 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन तो बहुत ही कम होता है। 100 ग्राम होता क्या है? 1 केजी तो हम लोग ऐसे ही हाथ में उठा के ले आते हैं। जब 5 केजी होता है तो कहते हैं अरे पापा थोड़ा सा भारी, आप पकड़ लो। 10 केजी होता है, अरे चलो कूली कर लेते हैं। 100 ग्राम तो बहुत कम होता है। तो जो बेटा 100 ग्राम होता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 न्यूटन। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि 1 न्यूटन को हम कैसे महसूस करें। और सॉल्युबिलिटी क्या है? अब हम लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ solute dissolved in 100 gram of solvent is known as, ये मैंने क्या लिख दिया, is known as solubility of solution। देखो बेटा, the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent is known as solubility of solution। ये आपको याद रखना होगा। The amount of solute dissolved in 100 gram of solvent is known as solubility of solution। ये होता है बेटा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये टर्म पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। What is solubility? Yes. इस पे कई तरह के क्वेश्चंस भी बनेंगे जो मैं आपको क्लियर करूंगा लेटर ऑन। ओके, तो अब बेटा हम लोग कुछ और बातों पे आते हैं जो टर्म्स नॉर्मल तरीके के होते हैं, पहले हम लोग को प्रैक्टिकली उन्हें समझना पड़ता है। तो बेटा हमारे धरती पे, हमारे जीवन में 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, और एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन हमारी धरती में पाए जाते हैं। तो हम कहोगे सर जो हम पानी पीते हैं वो कौन सा सॉल्यूशन है? तो हमने कहा जब बेटा तुम पानी पीती हो ग्लास में, तो पानी में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो तुम्हें नहीं दिखती हैं। अगर तुम चाहे जिस तरह से भी देखो, जब तक तुम एक कोई हैवी माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देखोगी तो तुमको पानी में क्या इम्प्योरिटी डिसॉल्व है वो दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब सर पानी क्या है? पानी बेटा ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको खुली आंखें, मतलब नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। तो बेटा जो तुम पानी पीती हो ना वो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी उसके पार्टिकल का साइज इतना छोटा है जिसको तुम देख करके महसूस ही नहीं कर सकती हो नेकेड आई से। दूसरा, सर पानी में हमने मिट्टी डाल दी। अरे पानी में जमीन से उठा के मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी तो हमें क्लियर कट दिखाई देने लगेगी, यानी कि जब हमको पार्टिकल का साइज नेकेड आई से भी दिखाई देने लगे तो समझ लेना वो सॉल्यूशन सस्पेंशन है। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, वो ऑटोमेटिक नेकेड आई से भी दिखाई देगा। लेकिन अब जो सॉल्यूशन है वही तुम्हारे काम का है, जो अब हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो तुमने कभी बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन देखा है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तुम कहोगे सर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, हाँ दूध जो हम लोग पीते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, मिल्क। और बेटा एक तरह से ऐसे समझिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में लाई करता है। ट्रू का सबसे छोटा, सस्पेंशन का सबसे बड़ा, इनके बीच में जो पार्टिकल का साइज होगा वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज। और कोलाइडल सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आप फीलिंग तो लाओ कि दूध उसका एक एग्जांपल है, मिल्क, और भी कई सारे एग्जांपल, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? मिल्क, दूध, ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। क्योंकि दूध कैसे बनता है पता है? दूध तब बनता है जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिसॉल्व होता है। लेकिन
अब आप दोनों लिक्विड्स को अलग अलग देख नहीं पाते हो, लेकिन महसूस कर लेते हो कि दूध वाले ने इसमें पानी मिलाया है। महसूस आप जरूर कर लेते हो कि दूध पतला है, आने से पहले उसमें पानी मिला है। इसका मतलब दूध क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर दूध निकालेंगे ना, किसके पेट से? गाय के पेट से या भैंस के पेट से डायरेक्ट दूध मिलेगा आपको, तो बेटा वो कोलाइडल नहीं होगा, फिर वो सस्पेंशन में चला जाए। वो बहुत गाढ़ा दूध होता है, और वो गाढ़ा दूध हम लोग को कोई नहीं देता है। वो गाढ़ा दूध जब निकलता है उस गाय के पेट से या भैंस के पेट से 1 किलो, तो पता है 1 किलो में कितना लीटर पानी मिलाया जाता है? 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब हम लोग को बेचा जाता है। यानी 1 लीटर को 6 लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब हम लोग को देते हैं। और गांव वाले तो इतने तेज होते हैं कि वो 1 लीटर को 10 लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हम लोग को देते हैं। इसलिए जो हम लोग दूध लेते हैं वो कोलाइडल है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट गाय के नीचे खड़े होकर पिएंगे तो वो हमारा सस्पेंशन है, क्योंकि वो बहुत ही गाढ़ा दूध होता है। उस दूध को पीने के बाद आपको खाना खाने की भी कुछ नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, इतना गाढ़ा दूध होता है। झाग होगा उसमें भयंकर एकदम। चलो ठीक है, ओके। तो बेटा हमने तुमको बताया कि कैसे तुम महसूस करो कोलाइडल सॉल्यूशन को। तो ओके, तो आप लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं खास मान्या के लिए। तो मान्या, एक क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाता है कि मान्या तुम्हारे बेटा 8th क्लास में क्या परसेंटेज थे? मान्या तो 8th 80 क्लास, आज जो भी परसेंट है, हमसे लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान्या के 8th क्लास में 80% है। अब बेटा ये 80% किस में है? तो तुम कहो कि सर ये ओवरऑल है ना। यस सर। हाँ सर, ओवरऑल हमने बताया 80%। हमने 80% किसी एक सब्जेक्ट का थोड़ा ना बताया। तो हमने कहा बेटा तुमने ओवरऑल निकाला कैसे? तुमने कहा सर हमने मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे हमने उसका सम कर दिया, और जो मैक्सिमम मार्क्स थे उनको ऐड कर दिया, और मार्क्स ऑब्टेन को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दिया, हमारे परसेंटेज निकल करके आ गए। ऐसी तो निकालते हैं परसेंटेज। यस सर। हाँ, तो तुम कहोगे सर जो हम आपको परसेंटेज बताते हैं वो हमारे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है, वो ओवरऑल है सर। तो हमने कहा ठीक है ओवरऑल है। अगर हम बेटा तुमसे पूछें अगर मास परसेंट हमको निकालना है, तो तुम कहोगे सर मास परसेंट निकालना है तो सर आपको बताना पड़ेगा कि उसमें किसका निकालना है, क्योंकि सर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो सर अगर आप सॉल्यूट का मास परसेंट पूछेंगे तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल। टोटल क्या होगा? सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, दोनों को सम करेंगे तो क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों से मिलके बना होता है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं इसको। तो बेटा ये मास परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन। मास परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन। मास परसेंट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी समझ लो क्या होता है। अगर तुमने कभी महसूस नहीं किया है कि कॉन्सेंट्रेशन, सभी लोग बोल तो देते हैं लेकिन महसूस कभी नहीं कर पाए कि होता क्या, तो बेटा इसको महसूस करना काफी आसान। जैसे आपने एक बीकर लिया, ये देखिए मैंने आपके सामने एक बीकर लगाया। बीकर लगाने के बाद हमने इसमें कहा पानी डालो, तो तुमने इसमें उठा के पानी डाल दिया। हमने कहा मीठा पानी करो, तो तुमने मीठा पानी करने के लिए इसमें चीनी डाल दी। चीनी क्या है? शुगर। और शुगर क्या होती है? सॉल्यूट। शुगर क्या होती है? सॉल्यूट। ये देखो आपने शुगर डाल दी। किसमें शुगर डाली आपने? पानी में। पानी क्या होता है?
सॉल्वेंट या तुमने जैसी मीठा पानी करके दिया, हमने पिया, हमने कहा धत तेरी की, ये कोई मीठा पानी है, सही से मीठा करके लाओ। तुमने क्या कहा, 2 चम्मच और उठा के शुगर डाल दी। तो हमने कहा यार इतना ज्यादा मीठा करने के लिए किसने कहा था, तुमने तो गुस्से में मीठा कर दिया। इसका मतलब आप समझो, इसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर लो। पहले हमारा सॉल्यूशन में शुगर कम थी, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन पहले कम कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन जैसे ही मान्या ने गुस्से में 2 चम्मच और शक्कर डाल दी तो सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को देखना पड़ता है कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डालेंगे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, वही होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यानी जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा पानी मीठा होता चला जाएगा। समझ में आया? तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास परसेंट से, है ना? तो मास परसेंट से अभी हमने तुमको कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना सिखाया। अब आप और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए पहले आप हेडिंग डालिए कॉन्सेंट्रेशन, हेडिंग डालिए कॉन्सेंट्रेशन। देखिए कैसे हम लोग डालते हैं और करते हैं उसको। कॉन्सेंट्रेशन, देखिए कॉन्सेंट्रेशन को कितनी तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड होता है, वो मैंने आपको बता दिया, हम दोबारा लिख देते हैं। पहला मेथड होता है मास बाय मास परसेंट। परसेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, मास बाय मास परसेंट of a solution, of a solution, mass by mass percent of a solution। इसको रिप्रेजेंट करते हैं mass of solute divide by mass of solution into 100। ये होगी। दूसरा पार्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, मास बाय वॉल्यूम लिखा है, मास बाय वॉल्यूम का मतलब ऊपर मास होगा नीचे वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सी पार्ट वॉल्यूम बाय परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे शो करते हैं, देखिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर है आपको, अपने आप से भी लिख सकते हैं। ऊपर होगा वॉल्यूम, नीचे भी होगा वॉल्यूम, ऊपर होगा सॉल्यूट का, नीचे होगा सॉल्यूशन का। तो ऊपर लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये है बेटा, इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लीजिए, आ गया। क्वेश्चन है आपका, a solution contains 40 gram of common salt in
320 gram of water. Calculate the concentration. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो मान्या कहेगी सर ये तो हम क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, बहुत इजी है। तो सर इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, mass percentage of solution is equal to mass of solute divide by mass of solution. Mass of solution किसके बराबर होगा? वो होगा mass of solute plus mass of solvent. अगर हम दोनों को सम कर देंगे तो mass of solution आ जाएगा into 100. तो तुम कहोगे सर ये तो 40 है और नीचे 40 प्लस 320 करेंगे तो वो 360 हो जाएगा इंटू 100। इसको जब सर सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये 11% आएगा। तो ये होता है बेटा। ओके बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो मान्य अब डाउट। हाँ हाँ पूछो। तो मतलब कोई भी जैसे क्वेश्चन हो उसमें दिया होता है कि हम लोग को क्या निकालना है, जैसे आपने इसमें लिखा था मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, तो ऐसे हर क्वेश्चन दिया होगा कि हम लोग को क्या बिल्कुल निकालना है, बिल्कुल हर क्वेश्चन में। हाँ हाँ बेटा, हर क्वेश्चन में लिखा होगा, हर क्वेश्चन में लिखा होगा। चलो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज लिखा है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water. 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration. अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है कि मास बाय मास निकालना है कि मास बाय वॉल्यूम निकालना है। तो तुम कहोगे सर ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जो मास दिया है वो भी सॉल्यूट का मास ग्राम में दिया है और सॉल्वेंट का मास भी सर ग्राम में दिया है। क्योंकि अगर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम में यहाँ पर ml लिखा होता है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट ml होती है। तो सर जाहिर सी बात है कि यहाँ मास बाय मास परसेंटेज ही निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता। तो हमने निकालो भाई। तुमको सर मास परसेंटेज होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सम होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो हम इसको सही से लिख देते हैं, सॉल्यूशन इनटू 100। तो तुमको सर सॉल्यूट का मास है 36 और सर सॉल्वेंट का 100 है, तो हो जाएगा 136। 100 प्लस 36 136 इनटू 100। ये बेटा आपका आंसर आ। इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 36 डिवाइड बाय 136 इनटू 100। तो ये आएगा बेटा 26% नियर अबाउट, 26% आएगा नियर अबाउट। ओके सर। ओके बेटा, तो तुमको समझ में आया, फीलिंग आई कि इस मैटर अराउंड अ स्फीयर किस तरह से पढ़ा जाता है? इस मैटर अराउंड अ स्फीयर किस तरह से पढ़ा जाता है? यस सर। तो मान्या जाते जाते न्यूटन्स की हमको बेटा 3 इक्वेशन बता के जाओ।
तो एक फर्स्ट डाउट, क्वेश्चन होता है। हाँ पूछो। तो आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो मैं नहीं कर पा रही थी। अच्छा ठीक है, हम करा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, हम ओके कराएंगे। ओके, क्योंकि आपने बताया ना कि आपको साइंस टफ लगती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा पहले से ही आपने थोड़ा सा उस पे हो सकता है किसी ने आपको पहले ही सीना पढ़ाया हो, तो कोई बात नहीं, आप अब आप पढ़ रहे हो सही से तो आपसे होंगे क्वेश्चंस, हम कराएंगे आपको। तो अब जाते जाते बेटा न्यूटन्स की हमको 3 इक्वेशंस बता दो तो हम क्लास ओवर कर लें। तो एक था v is equals to u plus at, बहुत बढ़िया। दूसरी? तो दूसरा ut plus 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा याद हाँ, दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और तीसरी तुम्हें आज के बाद लर्न हो जाएगी, वो होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।